आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th में चैप्टर नंबर 5 लीनियर इनइक्वालिटीज। ठीक है। और ये न्यू एनसीईआरटी जो रेशनलाइज्ड एनसीईआरटी है, सिलेबस हो चुका है रेशनलाइज्ड, उसके अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 5 है। अगर किसी की स्टूडेंट के पास अभी पुरानी बुक है तो उसमें चैप्टर नंबर 6 है। ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले इसके बारे में कुछ बातें बताता हूँ। नंबर 1 कि पुराने सिलेबस में 4 एक्सरसाइज थी, अब सिर्फ 2 एक्सरसाइज है। एक पहली एक्सरसाइज है जो कि सेम टू सेम है, पहले भी वही थी अब भी वही है। और फिर डायरेक्ट मिसलेनियस एक्सरसाइज है, मतलब फर्स्ट एक्सरसाइज हम पूरी करेंगे, न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पूरी करेंगे, मिसलेनियस को भी हम पूरी करेंगे। अगर किसी के पास पुराने वाली बुक है तो पुराने वाली बुक के अकॉर्डिंग पहली एक्सरसाइज हम पूरी करेंगे और मिसलेनियस पूरी करेंगे। जो 6.2 और 6.3 है, मतलब जो ग्राफिकल पोर्शन था वो हम नहीं करने वाले हैं। तो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल को स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। उसके सारे कंसेप्ट सीखेंगे, सोल्व करना सीखेंगे, उसके सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे, कुछ वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे और फिर हम मूव करेंगे नेक्स्ट मिसलेनियस एक्सरसाइज के अंदर। ठीक हो गया। ये तो थी चैप्टर में हम करने क्या वाले हैं। दूसरा छोटा सा चैप्टर है, इजी चैप्टर है, कोई खास फॉर्मूले नहीं है। खास फॉर्मूले क्या, फॉर्मूले है ही नहीं। कुछ बातें समझनी है आपको, थोड़ी सी बातें कंसेप्ट क्लियर करने दो चार, और चैप्टर बहुत ही आसानी से हो जाएगा। छोटे छोटे क्वेश्चन है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। दूसरा, चैप्टर की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है, बोर्ड सॉरी 11th की जो एग्जाम होते हैं उसके पॉइंट ऑफ अगर बात करूं तो ये मान के चलो आप 2 या फिर 4 नंबर तक का इसमें से आ जाता है क्वेश्चन। क्योंकि इनइक्वालिटी सोल्व करने के लिए आई तो 2 नंबर का आएगा, अगर वर्ड प्रॉब्लम आया और वो केस स्टडी बन के अगर आ गया तो 4 नंबर का भी आप इसको मान सकते हैं। ठीक है। फिर आप मानना इसको 4+2 में, क्योंकि 2 नंबर का एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा और फिर 4 नंबर का कई बार केस स्टडी में भी आ जाता है। ठीक है। तो आप 6 नंबर तक का चैप्टर को मान लेना। ये तो रही क्लास 11th की इसकी इंपॉर्टेंस कि कितना वेटेज है इसका। अब इसकी अदर चैप्टर्स में क्या इंपॉर्टेंस है, अगर इसकी मैं आपको अदर चैप्टर में इंपॉर्टेंस बताऊं ना, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 12 के लिए भी। क्लास 12 में हम जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे उसमें जो डोमेन रेंज वगैरह पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री की डोमेन रेंज पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स फंक्शन के डोमेन रेंज पढ़ेंगे, या फिर फंक्शन भी पढ़ेंगे, रिलेशन फंक्शन पढ़ेंगे हम क्लास 12 में। तो फिर से एक बार वहां पे डोमेन रेंज फाइंड करने में इसका क्या नाम है जरूरत पड़ जाती है। और मैक्सिमम मिनिमम में, मैक्सिमम मिनिमम पढ़ेंगे हम क्लास 12 में, वहां पर जरूरत पड़ जाती है लेस देन ग्रेटर देन की। और प्रोबेबिलिटी में भी इसकी जरूरत पड़ जाती है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट मैं भूल ही गया, लीनियर प्रोग्रामिंग चैप्टर आएगा एक हमारे पास क्लास 12 में, बहुत अच्छा चैप्टर है। वहां तो जो का तो यही सब कुछ यूज होने वाला है। ठीक। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कंप्यूटर लेवल से बात करूं तो कंप्यूटर लेवल में भी इस चैप्टर की क्वेश्चंस आ जाते हैं, क्योंकि हम तो लीनियर इनइक्वालिटी बहुत सिंपल से पढ़ेंगे। इनइक्वालिटीज क्वाड्रेटिक भी होती हैं, इनइक्वालिटीज मॉडुलस में भी होती हैं, वो बहुत बाद की बात है। फिलहाल फिलहाल तो हम बेसिक बेसिक सीखेंगे यहाँ पर। तो ये चैप्टर की इंपॉर्टेंस हो गई। अब चैप्टर को शुरू कर रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे इनइक्वालिटीज क्या है, लीनियर इनइक्वालिटीज क्या है, क्या करने वाले हैं, होता क्या है। तो अगर हम सुनो, स्टार्ट करते हैं यहां से। अगर हम कभी दो क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं लाइफ में, दो क्वांटिटी, कोई भी दो क्वांटिटी के बारे में बात करूं, लाइक दो लाइक क्वांटिटी, क्योंकि मेरे को कंपेयर करनी है और हम लाइक क्वांटिटी की ही कंपेयर कर सकते हैं। भाई रुपए की कंपेयरिंग रुपए से होगी, घंटे की कंपेयरिंग घंटों से होगी। ऐसा तो नहीं कि घंटों की कंपेयरिंग आप किलो से कर लोगे। भाई किलो वजन के साथ होगी, डिस्टेंस की डिस्टेंस के साथ होगी। मान लो दो क्वांटिटी है, लाइक क्वांटिटी, ए और बी, ए एंड बी, टू क्वांटिटीज। अब देखो दो बातें होती हैं, या तो दोनों क्वांटिटी इक्वल हो सकती है या फिर ये क्वांटिटीज इक्वल नहीं हो सकती है। भाई अगर दो क्वांटिटी है तो या तो दोनों इक्वल होंगी या फिर नहीं होंगी। अगर दो क्वांटिटी इक्वल है तो इस बारे में हम शुरू से पढ़ते हुए आए हैं क्लास 6 से, इसको बोलते हैं इक्वलिटी या इक्वेशन, इक्वलिटी। अगर दो क्वांटिटी इक्वल नहीं है तो अब आती है देखो दो बातें, भाई बात बहुत ध्यान से सुनना भाई। चैप्टर को मैं आपको बिल्कुल ही क्या कहते हैं बॉटम से समझा के चल रहा हूं। अगर दो क्वांटिटी इक्वल नहीं है तो मतलब क्या हुआ, या तो ए बड़ा होगा बी से, ए इसको ऐसे लिखते हैं, फिर ए ग्रेटर देन बी, या फिर ये ए छोटा होगा बी से। क्योंकि हम यहाँ पर इनइक्वलिटी की बात करेंगे तो इक्वलिटी की तो हमको बात ही नहीं करनी, इक्वलिटी तो हमको बात ही नहीं करनी। तो फिर भी थोड़ी देर के लिए लिख देते हैं कि अगर दो क्वांटिटी है तो या तो इक्वल होंगी या फिर इक्वल नहीं होगी। अगर इक्वल नहीं होगी तो या तो ए बी से बड़ा होगा या फिर ए बी से छोटा होगा। अगर ए बी से बड़ा है तो इस बात को कहते, तो इसका सिंबल ये लगाते हैं, ये पता है ना आपको, जिधर को मुंह खुला हुआ होता है उसको बड़ा मानते हैं, जिधर को मुंह बंद होता है चोंच बनी होती है उसको छोटा मानते हैं। तो ए ग्रेटर देन बी इसको कैसे पढ़ते हैं, ए इज
ग्रेटर देन बी, ए कैसा है, ग्रेटर देन बी, और इसको कैसे बोल लेंगे, ए इज लेस देन बी, ए इज लेस देन कितना, बी। क्लियर है बात? तो ये जो ए नंबर था वो बी से बड़ा है, ए बड़ा है बी से, और जो यहां पर ए नंबर है वो छोटा है बी से। तो इस बात को हम लोग कैसे पढ़ते हैं, ए इज ग्रेटर देन बी, या फिर क्या पढ़ते हैं इसको हम, ए इज लेस देन बी। और इन्हीं को जब ये ऐसे लिखे आते हैं ना, तो इन्हीं को हम बोलते हैं इन इक्वलिटी। इन्हीं को, भाई ये तो था इक्वलिटी, ये तो क्या था, इक्वलिटी। इन्हीं को क्या बोलते हैं हम, इन इक्वलिटी, इन इक्वलिटी। क्लियर होगी बात? तो इनइक्वलिटी क्या होता है, इन्हीं को बोलते हैं हम इनइक्वलिटी। जब हम लेस देन और ग्रेटर देन के सिंबल्स के में क्वेश्चंस करते हैं ना, तो उनको बोलेंगे हम इनइक्वलिटी। क्लियर बात समझ में आ गई? अब क्या होता है कभी कभी, अब इसको हटा देते हैं ना, अब कभी कभी क्या होगा, कभी कभी ऐसा भी होगा कि ए ग्रेटर देन होगा बी से, यानी कि ए बड़ा होगा बी से, और ये ए बी के इक्वल भी होगा, मतलब ये दोनों बातें एक साथ होंगी। बात को समझो। मैं अभी एग्जांपल देकर समझाऊंगा सारी बातें, सब मेरे पास एग्जांपल्स मैंने तैयार कर रखे हैं। अगर ए बड़ा है बी से तब तो ऐसे लिखते हैं, और अगर ए बी से बड़ा भी है और उसके इक्वल भी है, तो इस बात को कंबाइंड करके, इस इन दोनों बातों को ज्वाइन, एक साथ कंबाइंड करके हम कैसे लिखते हैं, ए ग्रेटर देन और इक्वल टू बी। इस सिंबल को हम पढ़ते हैं ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी। कब ये काम कब होगा, ये चीज एक्चुअल में इन दोनों को साथ में कंबाइंड करके बनाई गई है। ठीक है, ऐसे ही इसको नंबर 1 डाल देता हूं। ऐसे ही अगर कभी ए छोटा है बी से, यानी कि ए लेस देन है बी से, और साथ साथ इक्वल भी है, तो फिर इस बात को हम कंबाइंड ज्वाइन कर देंगे एक साथ, और क्या लिख देंगे, ए लेस देन इक्वल टू बी। तो इसको क्या पढ़ोगे, ए ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, ग्रेटर ए ग्रेटर देन और इक्वल टू बी। ठीक है, क्या पढ़ोगे इसको, कि ए ग्रेटर देन है बी से और इक्वल भी है बी के। ठीक, तो इसको लिख लो जरा, क्योंकि मैं जगह की वजह से थोड़ा कम कर दूंगा अभी। ए ग्रेटर देन और इक्वल टू बी। ऐसे ही इसको क्या पढ़ेंगे, ए लेस देन और इक्वल टू बी। कब, जब ए छोटा भी होगा और इक्वल भी होगा। क्लियर होगी बात? तो ये भी इनइक्वलिटी बोली जाती है। कभी सोचो कि इसको क्या बोलेंगे, ये भी इनइक्वलिटी ही बोली जाती है, इनइक्वलिटी ही बोली जाती है। क्लियर क्लियर है बात? तो ए लेस देन बी हो, ए ग्रेटर देन बी हो, ए लेस देन और इक्वल टू बी हो, ए लेस देन सॉरी ए ग्रेटर देन और इक्वल टू बी हो, या ए लेस देन और इक्वल टू बी हो, इनको भी इनइक्वलिटी बोलते हैं। फर्क कितना फर्क है, इनका नाम है स्पेशल। अगर केवल ग्रेटर देन है और लेस देन है तो इसको बोलते हैं स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी, स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी। ठीक है, ध्यान रखना, अगर कभी भी ओनली ग्रेटर देन का सिंबल लगा हुआ है या ओनली लेस देन का, तो हम उसको बोलते हैं फिर स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी। और अगर लेस देन के साथ साथ या ग्रेटर देन के साथ साथ इक्वल भी आ गया, तो बोलते हैं स्लैक इनइक्वलिटी, स्लैक इनइक्वलिटी। हालांकि इन बातों का हमारे क्वेश्चन में कोई ज्यादा रोल नहीं है, लेकिन फिर भी पता तो होना चाहिए ना कि स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी किसे कहते हैं, स्लैक इनइक्वलिटी किन्हें कहते हैं। जिसमें ओनली ग्रेटर देन लेस देन है कॉल्ड स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी, और अगर साथ साथ इक्वल भी आ गया तो स्लैक इनइक्वलिटी। इतनी बात को नोट करेंगे, फिर मैं आपको अभी कुछ एग्जांपल समझाऊंगा और इसकी एक डेफिनेशन लिखवाता हूं इनइक्वलिटी की। तो फिलहाल आप इसको नोट करेंगे तुरंत। अब देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। वैसे तो डेफिनेशन कभी लिखने के लिए आती नहीं है, फिर भी पता तो होनी चाहिए। तो कहते हैं कि टू रियल नंबर्स या फिर टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, या तो दो रियल नंबर या फिर दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रिलेटेड बाय द सिंबल, जो इन चारों में से किसी भी एक सिंबल से रिलेटेड हो। सिंबल कौन कौन से, यही वाले, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, फॉर्म एंड इक्वलिटी। तो कोई भी दो रियल नंबर, मान लो हमने कल को कहा 5 और 7, 5 लेस देन 7, तो ये क्या बन के आ गई, इनइक्वलिटी। क्लियर है? या फिर कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, मान लो हमने कहा ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और ये कोई रियल नंबर है, तो ये भी क्या बन गई, एक इनइक्वलिटी। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है टू रियल नंबर्स और टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, या तो दो रियल नंबर या फिर दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो कि इन चारों में से किसी भी सिंबल से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो, कॉल्ड इनइक्वलिटी। उसको हम इनइक्वलिटी बोलते हैं। एग्जांपल के तौर पे आप ये लिख सकते हैं। ठीक, अब चैप्टर के नाम को समझते हैं। लीनियर इनइक्वलिटी क्या है, बहुत ध्यान से समझने की चीजों को। देखो, लीनियर वर्ड का मतलब होता है जिसकी डिग्री 1 हो, यानी कि हाईएस्ट पावर 1 हो। क्लास 9 में हमने पढ़ा था लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है,
तो ए एक्स प्लस बी को बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0। इसको क्या बोलते हैं हम? लीनियर पोलिनोमियल, क्योंकि हाईएस्ट पावर इसकी यहाँ पर 1 है। अगर हमने लीनियर पोलिनोमियल में इक्वल टू का साइन भी लगा दिया, इज इक्वल टू में चाहे कुछ भी लिखा हुआ हो, 0 हो, 8 हो, 7 हो, कुछ भी हो, मान लो मैंने सी लिख दिया, तो अब ये क्या बोली जाती है? लीनियर इक्वेशन। क्लियर है? मैं लिख देता हूं इधर, ये जो सबसे पहले लिखा हुआ है ना, ये तो क्या लिखा हुआ है? लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, लीनियर पोलिनोमियल। ये क्या लिखा हुआ है? लीनियर इक्वेशन। लीनियर वर्ड मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1। और अगर इसमें इक्वल टू का साइन ना होके, अगर इसमें इक्वल टू का साइन ना होके ए एक्स प्लस बी लेस देन सी हो जाए, या ए एक्स प्लस बी ग्रेटर देन सी हो जाए, या ए एक्स प्लस बी क्या कहेंगे? लेस देन इक्वल टू सी हो जाए। सी मतलब एनी कांस्टेंट। ए एक्स प्लस बी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी हो सकता है इस साइड में, मगर एक ही वेरिएबल में। ठीक है, तो ये चारों अब क्या बोली जाती है? लीनियर इनइक्वालिटी। तो लीनियर वर्ड क्यों बोलना? क्योंकि यहाँ पर जो हमको वेरिएबल मिलने वाला है उसकी हाईएस्ट पावर 1 मिलेगी, उसकी डिग्री हमको 1 मिलेगी, तो इस इज कॉल्ड लीनियर इनइक्वालिटी। तो लीनियर पोलिनोमियल होता था ये वाला क्लास 9th में, लीनियर इक्वेशन होती थी क्लास 9th में, 10th में पढ़ी थी हमने। और अब हमने इसको लीनियर इनइक्वालिटी हमने इसको बना दिया कि अब हमको सिंबल इक्वल टू नहीं मिलेगा, लेस देन और ग्रेटर देन वगैरह के सिंबल हमको यहाँ पर मिलने वाले हैं। ठीक, अब लीनियर इनइक्वालिटी, इसको चैप्टर का नाम को पूरा करते हैं इन वन वेरिएबल। लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल्स, ये एक्चुअल में पूरा नाम चैप्टर का, लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल। देखो, लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल्स भी होती है। थोड़ा सा चीजों को यहां लिखते हैं, थोड़ा सा चीजों को इधर लिखते हैं। लीनियर इनइक्वालिटी, लीनियर इनइक्वालिटीज इन कितना? वन वेरिएबल। ठीक है, लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल। तो जो मैं इधर लिखूंगा ना, ए एक्स प्लस बी लेस देन सी, या फिर ए एक्स प्लस बी ग्रेटर देन सी, या फिर ए एक्स प्लस बी लेस देन इक्वल टू सी, या फिर ए एक्स प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी, इन सबको क्या बोलते हैं हम? लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल वेयर एक्स का जो कोफिशिएंट होगा ए इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये तो है लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल। मैंने चीजों यहां से हटा रहा था, इसे लिख दिया। अब समझते हैं लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल। अब समझते हैं इधर लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल्स में क्या होगा? अब हमारी इक्वेशन इक्वलिटीज के अंदर एक्स के साथ साथ वाई भी आ जाएगा। ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन सी, या फिर ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन सी, या फिर ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन इक्वल टू सी, या फिर ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन इक्वल टू सी। ये हो जाएंगी लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल। बात समझ में आ गई होगी तो बच्चों के? जहां पर ये एबीसी क्या है? रियल नंबर्स है। यहाँ भी एबीसी क्या है? रियल नंबर्स है। बस ए को 0 नहीं ले सकते। ठीक है, अब मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना। हमारे सिलेबस में पहले, अब से 2 साल पहले तक, दोनों लीनियर इनइक्वालिटीज थी, वन वेरिएबल भी थी, टू वेरिएबल भी थी। अच्छा, होती और भी है, 3 वेरिएबल भी होती है। लीनियर के अलावा क्वाड्रेटिक भी होती है, इनइक्वालिटीज क्वाड्रेटिक भी होती है। इनइक्वालिटी हर डिग्री में होती है, इनइक्वालिटी हर वेरिएबल में होती है। ठीक है, सॉरी, मगर हमारे सिलेबस में ये वाली नहीं है, क्वाड्रेटिक नहीं है, क्यूबिक नहीं है, ओनली लीनियर है, मतलब 1 पावर वाली हमारे सिलेबस के अंदर है जो हम पढ़ेंगे। अब हमारे सिलेबस से ये टॉपिक भी रिड्यूस हो चुका है, इसको भी इन्होंने डिलीट कर दिया। तो हम सिर्फ लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल ही पढ़ने वाले हैं। क्लियर है बात? लीनियर इनइक्वालिटी वन वेरिएबल के ही हम कंसेप्ट सीखेंगे अभी थोड़ी देर में। इनको सोल्व करने के कुछ रूल बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल को सोल्व करने का ग्राफिकल मेथड भी होता था, जो बहुत ही अच्छा मेथड था एक, जिसके ऊपर लीनियर प्रोग्रामिंग के चैप्टर क्लास 12 में आएगा, पूरा डिपेंड था इसी के ऊपर। मगर ये सिलेबस से अब हट चुका है। तो जब ये सिलेबस से हट गया तो इसके बारे में अब हम बात ही क्या करेंगे, इसको मैं भी यहां से हटा देता हूं। ठीक, तो हम सिर्फ और सिर्फ लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल पढ़ने वाले हैं। बात क्लियर है? तो इस बात को यहां से सब बच्चे नोट कर लेंगे कि ये चारों जो लिखी हुई है ना, ये जो चारों जो लिखी हुई है, ये सब क्या लिखी हुई है? लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल। ठीक है, अब एक बात समझते हैं ध्यान से, कुछ मैं आपको बातें इधर समझाने की कोशिश करूंगा। इधर कोई बच्चा है मान लो, ठीक है,
बच्चे का नाम है पप्पू, बच्चे का नाम क्या है? पप्पू। तो लेट क्या नाम है बच्चे का? पप्पू है। तो हमने माना कि पप्पू पढ़ता है किसी क्लास में और पप्पू के नंबर एक्स आए, मार्क्स जो आए ना एग्जाम में एक्स आए हैं। लेट पप्पू स्कोर्ड एक्स मार्क्स, मतलब पप्पू के जो नंबर आए हैं उसको हमने एक्स से नोट कर दिया। लेट पप्पू स्कोर्ड लेट एक्स बी द मार्क्स स्कोर्ड बाय पप्पू, लेट पप्पू स्कोर्ड मार्क्स एक्स। ठीक। अब टीचर के पास पप्पू के पेरेंट्स आए, उन्होंने पूछा उनसे, टीचर से, कि जो पप्पू है ये कितने नंबर, मतलब पढ़ाई में कैसा है। उन्होंने पूछा कि ये पढ़ाई में कैसा है, ये कितने नंबर लाता है। वो भी वैसे ही बात कर रहे हैं जनरली, ये नहीं कह रहे हैं कि कितने लाया है, वो कॉपी देखने के लिए नहीं आए, वो सिर्फ बात कर रहे हैं कि कितने नंबर वो लाया है। ठीक। तो उन्होंने कहा पप्पू स्कोर्ड पप्पू स्कोर्ड ग्रेटर देन पप्पू स्कोर्ड ग्रेटर देन 40 मार्क। ठीक। पप्पू स्कोर्ड ग्रेटर देन 40 मार्क्स, मतलब पप्पू के जो नंबर आते हैं वो 40 से ज्यादा आते हैं। देखो चार बातें हैं जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, समझ लो पहले। या फिर हो सकता है वो कहें कि पप्पू स्कोर्ड लेस देन पप्पू स्कोर्ड लेस देन कितना? 70 मार्क, लेस देन 70 मार्क्स। ठीक। मैं कुछ समझना चाह रहा हूँ, अभी समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। या फिर वो कहेंगे, टीचर कहेंगे पेरेंट्स से कि स्कोर्ड पप्पू स्कोर्ड एट मोस्ट पप्पू स्कोर्ड एट मोस्ट 70 मार्क्स। पप्पू स्कोर्ड एट मोस्ट कितना? 70 मार्क। या फिर वो कहेंगे पप्पू स्कोर्ड एट लीस्ट 40 मार्क्स। अब जरा इन बातों को थोड़ा समझते हैं। ठीक है, फिर से चलते हैं एक बार। हमने पप्पू के जो नंबर है उनको डिनोट करा है एक्स से। ठीक है। अब टीचर के पास पेरेंट्स आए पप्पू के, उन्होंने कहा कि पप्पू कैसा है पढ़ाई में, वो कितना नंबर लाता है। तो उन्होंने कहा जी आपका बेटा तो स्कोर्ड ग्रेटर देन 40 मार्क। ग्रेटर देन 40, आपका बच्चा तो नंबर 40 से ज्यादा ही लाता है। ग्रेटर देन, ध्यान सुनना, ग्रेटर देन 40, ग्रेटर देन 40 का मतलब 40 से ज्यादा ही लाता है। तो इस बात को मैं कैसे लिखूंगा? एक्स ग्रेटर देन 40। ये बात समझानी है। एक्स ग्रेटर देन 40 का मतलब क्या है कि पप्पू के जो मार्क्स हैं, एक्स एक्स जो है वो हमेशा ग्रेटर देन 40 रहता है। 55, 56, 58, 62, 60 जितने भी। ठीक है, पप्पू के जो नंबर हैं वो हमेशा ग्रेटर देन 40 है। तो इस बात को एच तो लिखेंगे ना, एक्स ग्रेटर देन 40। या दूसरी सिचुएशन क्या आ सकती है, वो कहेंगे कि पप्पू स्कोर्ड लेस देन 70 मार्क्स, जिसके नंबर तो हमेशा 70 से लेस देन ही रहते हैं, 70 से कम ही रहते हैं। मतलब जो नंबर है उसके एक्स वो ऑलवेज लेस देन 70, हमेशा 70 से कम ही रहते हैं। इस बात को ऐसे समझ लो, पप्पू के नंबर 70 से कम ही रहते हैं, लेस देन 70 है तो एक्स लेस देन 70। या कभी ऐसा हुआ कि जी इसके नंबर तो एट मोस्ट 70 आते हैं। अब एट मोस्ट 70 वर्ड समझना है, और यहां पर इस बात को लिख लो और रट लो। एट मोस्ट का मतलब मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम। और एट लीस्ट का मतलब मिनिमम होता है। इस बात को लिख लो, रट लो, दिमाग में बसा लो, क्योंकि ये आपको अगले चैप्टर में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में काम आएगा। इसके बुक के लास्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी में काम आएगा। क्लास 12 में प्रोबेबिलिटी करेंगे, वहां भी काम आएगा। एट मोस्ट मतलब मैक्सिमम, एट लीस्ट मतलब मिनिमम। एट मोस्ट मैक्सिमम, एट लीस्ट मिनिमम, ये बात ध्यान रखना हमेशा। पप्पू स्कोर्ड मैक्सिमम 70 मार्क, हमने कहा कि पप्पू के नंबर तो मैक्सिमम 70 आया आज तक। इस बात को मतलब समझो। और इन वर्ड पर मैं इतना जोर इससे दे रहा हूं कि बच्चों को ये चीज 11th क्या 12th क्लास क्या उससे भी आगे तक समझ में नहीं आती ये चीज। एटमोस्ट का मतलब क्या है, एटलीस्ट का मतलब क्या है, एटमोस्ट मैक्सिमम। पप्पू के नंबर एटमोस्ट 70 है, मैक्सिमम 70 आए, मतलब इसका मतलब पता क्या है, ये है इसका मतलब, समझो ध्यान से। पप्पू के नंबर एटमोस्ट 70, पप्पू के नंबर मैक्सिमम 70 है, मतलब 70 भी कभी कभी 70 भी आए हैं, 70 से कम भी आए हैं। अगर हमने कहा कभी एक्स लेस देन 70, तब तो कि 70 से कम ही कम आए हैं।
ठीक है। हमने कहा कि सिर्फ 70 आए तो सिर्फ 70 ही आए। एग्जैक्ट अगर पप्पू के नंबर एग्जैक्टली 70 आए तब ये लिखेंगे, पप्पू के नंबर 70 से कम आए तब ये लिखेंगे। लेकिन हम 2-3 बार का रिजल्ट बता रहे हैं कि ये बार 70 भी आए थे, एक बार 68 भी आए थे, एक बार 45 भी आए थे। अब इस बात को ऐसे लिखेंगे कि एट मोस्ट 70, मैक्सिमम 70 भी आए हैं एक बार, उससे कम भी आए हैं। तो एट मोस्ट और मैक्सिमम एक ही बात है, ध्यान रखना, एट मोस्ट मतलब मैक्सिमम। ऐसे ही पप्पू स्कोर्ड एटलीस्ट 40 मार्क, एटलीस्ट 40 मार्क मतलब न्यूनतम, मिनिमम। इसके नंबर कम से कम 40 तो आते ही हैं। यहां पर हमने क्या कहा था कि 40 से ज्यादा लाता है, यहां पे कह रहे हैं पप्पू स्कोर्ड एटलीस्ट 40 मार्क। एटलीस्ट 40 मार्क मतलब मिनिमम नंबर इसके 40 तो आते ही हैं, उससे ज्यादा भी आते हैं। एक्स ग्रेटर देन भी है 40 के और इक्वल भी है। एटलीस्ट मतलब मिनिमम, कम से कम 40 तो आते ही आते हैं, उससे ज्यादा भी आ जाते हैं। ठीक, तो एटलीस्ट मतलब कितना, मिनिमम याद रखना, और एटमोस्ट मतलब मैक्सिमम याद रखना। और ये बात भी ध्यान रखना कि जब भी कभी इस चैप्टर में या परमुटेशन कॉम्बिनेशन में, तो खैर सिंबल लगेंगे नहीं ये वाले, प्रोबेबिलिटी में लगेंगे, तो जब भी कभी एटमोस्ट वर्ड लिखा मिलेगा ना, तो हमेशा सिंबल ये वाला यूज करेंगे। एटमोस्ट के लिए लेस देन और इक्वल टू लिख लेना बात को हमेशा के लिए कहीं अच्छी तरह से सजा के। एट लीस्ट के लिए हमेशा ये वाला सिंबल यूज करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल। ठीक, जब ओनली ग्रेटर देन का है तब ये यूज करना है, जब ओनली लेस देन का है तब ये यूज करना है, जब एटमोस्ट वर्ड कहे या मैक्सिमम कहे तब लेस देन इक्वल टू यूज करना है, जब एट लीस्ट कहे या मैक्सिमम सॉरी मिनिमम कहे तो ये वाला सिंबल यूज करना है। तो इस सारी जानकारी को अपनी कॉपी पर नोट करेंगे। चलते हैं आगे। अब स्टूडेंट्स बात करेंगे हम सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल एंड देयर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल का सॉल्यूशन क्या होता है और उसको फाइंड कैसे करेंगे, उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। ठीक है, तो उसके बारे में मैंने यहाँ पे 2 लाइन लिखी हुई है, जिसके बारे में हम आपसे 5 मिनट बाद बात करेंगे। 5 मिनट बाद, अभी नहीं करेंगे, पहले को समझते हैं इधर। ठीक, चलो एक इक्वेशन लिखता हूं, क्लास 9th की इक्वेशन है ये, क्लास 9th की इक्वेशन है। तो जरा जाओ 9th क्लास में, बताओ इसका सॉल्यूशन क्या होगा। क्लास 9th में 10th में करते हैं हम लोग इसको, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो वो x की वो वैल्यू मैंने मान लिया k, x की वो वैल्यू जिसको यहाँ पुट करने पर ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, जो ये किस लिखे है, ये ट्रू हो जाए। ट्रू मीन्स LHS और RHS इक्वल हो जाए। तो मैंने कहा कि इसके अंदर 5 रख दो, मान लो मैंने 5 रखा, तो 2 5 10, 10 प्लस 8 इज इक्वल टू, उधर 0 है, 18 इज इक्वल टू 0, तो ये तो 2 नहीं आया ना, तो मतलब x इज इक्वल टू 5 इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अब मैंने इसके अंदर माइनस के 4 रख के देखा, अब मैंने इसके अंदर माइनस के 4 रख के देखा, तो 4 टू 8 से 8 गया 0, तो दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। किसने बनाया, -4 ने। तो यस, -4 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो जिस तरह किसी इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है वो x की वो रियल वैल्यू होती है जिसको पुट करने पर LHS RHS इक्वल हो जाए, यानी कि स्टेटमेंट ट्रू हो जाए, जो भी स्टेटमेंट लिखा हुआ है। ठीक है, और ये बात हमने क्लास 9 में की थी कि लीनियर इक्वेशन का एक सॉल्यूशन होता है, क्वाड्रेटिक के एटमोस्ट 2 होते हैं। ठीक है, ये बात तो क्लास 9 की थी, मगर अब ऐसा नहीं होगा, अब कुछ और होगा। अब सिर्फ मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, थोड़ा सा बताऊं आपको। मैंने यहाँ पर 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 20, तो इक्वेशन थी, मैंने इसको लेस देन कर दिया, लेस देन। तो ये अब बन गई मेरी लीनियर इनइक्वालिटी, और मुझको इसका सॉल्यूशन बताना है। तो वही बात होगी, x की वो वाली वैल्यू, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, बस सब पढ़ाऊंगा अभी। x की वो वैल्यू या वैल्यूज, इन बातों को मैंने अलग से क्यों बताया है, x की वो वैल्यू या फिर वैल्यूज जो इस स्टेटमेंट को ट्रू बनाए, क्योंकि यहां पर वो तो चलेगा नहीं ना कि LHS और RHS इक्वल आ जाए, भाई इक्वल तो थोड़ी है यहाँ पे। जो इस स्टेटमेंट को ट्रू बनाए वो इसका सॉल्यूशन होगी। एक बात समझते हैं, मैंने कहा कि इसके अंदर 10 रख दो, इसके अंदर 10 रख दो, तो 2 10 जा कितना आएगा भाई, 10 2 जा 20 और 3 23 लेस देन 20। तो ये स्टेटमेंट ट्रू बना क्या, 23 छोटा होता है क्या 20 से, नहीं होता, तो ये तो फॉल्स बन गया ना। तो मतलब x इज इक्वल टू 10 इस लीनियर इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि इसको पुट करने पर स्टेटमेंट ट्रू नहीं बना। अब मैंने इसके अंदर 5 रखा, चलो जी 5 2 जा 10 प्लस 3 13 लेस देन 20, तो तुरंत ये ट्रू बन गया। देखो
ट्रू किसने बनाया है इसको? 5 ने। तो ये इसका सॉल्यूशन है। क्लियर है? अब मैंने इसके अंदर 0 रख दिया, 0 रखा तो 2 इंटू 0 0, 0 प्लस 3, तो ये भी ट्रू बन गया। 3 छोटा होता है 20 से, तो ये भी इसका सॉल्यूशन है। तो मतलब कहना क्या हुआ कि इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन फाइंड हो सकते हैं। ठीक है, तो याद रखना किसी लीनियर इनइक्वालिटी के इनफाइनाइट सॉल्यूशन पॉसिबल है, ये हम पढ़ेंगे अभी आगे। तो यहाँ पे ऐसा नहीं चलेगा कि लीनियर इनइक्वालिटी तो एक होगा जैसे कि इक्वेशन में होता था, ऐसा नहीं है। लीनियर इनइक्वालिटी के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, आप देख भी सकते हैं। भाई मैं इसके अंदर 5.1 रख दूं, 5.2 रख दूं, 7 रख दूं, 6 रख दूं, 5 रख दूं, 4 रख दूं, 4.3 रख दूं, इनफाइनाइट वैल्यू रखूंगा तो स्टेटमेंट ट्रू बन के आने लगेंगे बार बार। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन किसी भी इनइक्वालिटी के होते हैं, ये बात ध्यान रखना कि किसी इक्वालिटी के इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सभी के इनफाइनाइट होते हैं। अभी हम पढ़ेंगे चैप्टर में फाइनाइट सॉल्यूशन रखने वाली इनइक्वालिटी भी होती है। ये रट मत लेना कि सभी के इनफाइनाइट होते हैं, हो सकते हैं फाइनाइट हो। वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में वो हमसे एन नेचुरल नंबर में बात कर रहे हैं या फिर इंटीजर में कर रहे हैं या फिर रियल नंबर में कर रहे हैं। तो फिलहाल याद रखो किसी लीनियर इनइक्वालिटी के इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं। ठीक है, अब इन सॉल्यूशन को क्या मैं ऐसे ही फाइंड करूं बैठ के कि 5 रख दो, 8 रख दो, ऐसे तो फाइंड नहीं करेंगे ना। तो एक स्पेशल तरीका हमारे पास होगा इनइक्वालिटी को सोल्व करने का। ठीक, वो मैं तरीका अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा, फिलहाल मैं आपको समझा रहा हूँ कि सॉल्यूशन होता क्या है इक्वालिटी का, सोल्व कैसे करेंगे, उसके लिए हम डायरेक्ट एग्जांपल्स में चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वहां पे समझाऊंगा सब तरीके। तो वैल्यू और वैल्यूज, क्योंकि कई बार हो सकता है कि एक ही वैल्यू हो जो इनइक्वालिटी को सोल्व कर रही हो या फिर ट्रू बना रही हो उसको। ठीक है, और अभी आपने देखा कि बहुत सारी वैल्यू भी आई थी, तो वैल्यूज मैंने यहाँ पे से लिखा था। अब चलते हैं डेफिनेशन पर। एनी सॉल्यूशन ऑफ एन इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल, किसी वन वेरिएबल वाली लीनियर इनइक्वालिटी का जो सॉल्यूशन होता है इज ए वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल की वो वैल्यू विच मेक्स इट ए ट्रू स्टेटमेंट, जो इस स्टेटमेंट को ट्रू बनाती है। तो इस एक्स वेरिएबल की वो वैल्यू, इस एक्स वेरिएबल की वो वैल्यू जिसको मैंने थोड़ी देर के लिए के बोल दिया, कुछ तो होगा। इस एक्स वेरिएबल की वो वाली वैल्यू जिसको पुट करने पर ये इक्वलिटी का स्टेटमेंट है ट्रू बन जाए। भाई लेस देन हो तो लेस देन ट्रू बन के आए, ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन में ट्रू बन के आए, ये ट्रू बन के आए बस। तो वो वैल्यू इस इक्वलिटी का सॉल्यूशन कहलाएगी। डेफिनेशन समझ में आ गई ना? any solution of one sorry any solution of an inequality in one variable is a value of the variable which makes it a true statement। ठीक है, और कितने होते हैं मैंने आपको समझा दिया। इनफाइनाइट सॉल्यूशन किसी इनइक्वालिटी के हो सकते हैं। रही बात टू वेरिएबल वाली की, टू वेरिएबल वाली हमारी सिलेबस में नहीं है, उसको हम बात अभी आप करेंगे भी नहीं। अब रहा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो मैं बस एक बात थोड़ा सा रफली बता देता हूं आपको। हमने देखा था बचपन में रियल नंबर लाइन। ठीक है, रियल नंबर लाइन इधर माइनस इनफाइनाइट तक, इधर इनफाइनाइट तक। देखो इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट रियल नंबर लाइन पर नहीं होते और ना ही ये रियल नंबर्स होते हैं। ये डायरेक्शन देते हैं कि यहाँ पर माइनस इनफाइनाइट तक वैल्यू बढ़ रही है, इधर इनफाइनाइट तक, इधर 0। और जो ये मेरे को दिख रहे हैं बोर्ड पर लिखे गए, ये सब क्या होते हैं? होल इंटीजर्स जो दिखाई दे रहे हैं, जो दिखाई दे रहे हैं वो क्या होते हैं? इंटीजर्स। इसका बहुत रोल है यहाँ पर, ध्यान रखना। ठीक है, बहुत ज्यादा रोल है इस चीज का। इनके बीच में वैल्यू पड़ती है, उन सभी को मिला के बन जाती है रियल नंबर्स। ठीक, तो अगर हम किसी वन वेरिएबल वाली लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल, लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है नंबर लाइन पर। ध्यान रखना, इस सॉल्यूशन को हम कैसे फाइंड करेंगे वो हम सीखेंगे क्वेश्चंस में, फिलहाल नहीं बताऊंगा। मैं आपको बता रहा हूं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है। किसी लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल को अगर हम रियल नंबर लाइन पर सोल्व करते हैं, इसका सॉल्यूशन को मैं यहां पर अगर शो कर दूं तो इसको बोलेंगे कि मैंने इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंट कर दिया। लेकिन अगर हमारे पास लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल होती तो उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन 2D प्लेन में करते हैं। कार्टेशियन प्लेन जो होता है ना 9th 10th क्लास वाला, तब हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कहां करते हैं? 2D प्लेन में करते हैं या फिर XY प्लेन में करते हैं। ठीक है, तो किसी भी लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल का जो ग्राफिकल सॉल्यूशन होगा वो कहां शो किया जाएगा? नंबर लाइन पर। शो कैसे करेंगे वो देखेंगे क्वेश्चंस में, और ये तो कोर्स में हमारे हैं ही नहीं, फिर भी बता देना जानकारी के लिए, इसको शो करते हैं XY प्लेन में। ठीक है, तो इन जानकारी को भी यहां से नोट करेंगे। कुछ बातें और करनी है आपसे 2000, चलो इसको नोट करते हैं पहले।
तो कुछ बातें देखते हैं जरा लीनियर इरेगुलरिटी को सोल्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमने कहा लेट ए ग्रेटर देन बी एंड के बी ए पॉजिटिव रियल नंबर। के बी ए क्या है? पॉजिटिव रियल नंबर। बात को बहुत ध्यान समझना। ए ग्रेटर देन बी एक इनइक्वलिटी है और के कोई पॉजिटिव रियल नंबर है, पॉजिटिव रियल नंबर है, पॉजिटिव। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ए ग्रेटर देन जो बी लिखा हुआ है ना, इसमें बोथ साइड के को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उस पॉजिटिव रियल नंबर को हम इस इनइक्वलिटी के दोनों साइड प्लस कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। सिंबल ऐसे का ऐसे ही रहेगा पॉजिटिव वाले को। हम इसको दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं अगर चाहे तो। हम इसको दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। हम इसकी दोनों तरफ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, इधर भी कर दी, इधर भी कर दी। और हम इसको दोनों तरफ डिवाइड भी कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको ये समझाया है कि अगर कभी कोई, आप फील कर सकते हैं बात को। मान लो कल को हमने कहा कि 15 इज ग्रेटर देन 8, ठीक है, और कोई रियल नंबर कौन है? 3। तो मैं 3 को दोनों तरफ ऐड कर सकता हूं। इधर भी ऐड कर दिया, 18 बन गया, इधर भी ऐड कर दिया, 11 बन गया। देखो अब भी ग्रेटर देन ही रहेगा। मैं चाहता तो इस 3 को दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट भी कर सकता था, इधर 12 बनेगा, इधर 5 बनेगा। देखो अब भी 12 बड़ा है 5 से। मल्टीप्लाई भी कर सकता हूं मैं, 45 और 24। अब भी देखो सिंबल ग्रेटर देन का ही रहेगा। डिवाइड भी कर सकते हैं तो भी सिंबल ग्रेटर देन का ही रहेगा। तो अगर ए ग्रेटर देन बी कोई इनइक्वालिटी है तो किसी पॉजिटिव रियल नंबर को हम दोनों तरफ ऐड कर सकते हैं, दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, दोनों तरफ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, दोनों तरफ डिवाइड भी कर सकते हैं। ये बात नोट कर लेना, जब मैं आपको एग्जांपल्स कराऊंगा और एक्सरसाइज से क्वेश्चन कराऊंगा तब ये बात काम आएगी। ठीक, लेकिन अगर ए ग्रेटर देन बी तो है, देखो मैंने एग्जांपल ग्रेटर देन के लिए लिया है, ये सब रिजल्ट वैलिड है, लेस देन के लिए भी वैलिड है, ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए भी है। भाई 4 सिंबल बताया ना मैंने तुमको, 4 सिंबल, इन चारों के लिए ये रिजल्ट ट्रू है, चारों के लिए। कभी सोचो कि केवल ग्रेटर देन के लिए ही, चारों के लिए है। लेट ए ग्रेटर देन बी एंड के बी ए नेगेटिव रियल नंबर। अगर ये कोई नेगेटिव रियल नंबर है, अगर ये कोई नेगेटिव रियल नंबर है तो हम इस इनइक्वलिटी में दोनों तरफ इस नेगेटिव नंबर को ऐड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं नेगेटिव नंबर को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। भाई यहां देखो ना, 15 अगर बड़ा है 8 से और कोई नंबर क्या है मेरे पास, या 15 अगर बड़ा है 18 से और कोई नंबर मेरे पास माइनस के 3 है, तो मैं कह रहा हूँ भैया -3 को यहाँ पे ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा 12, -3 को यहाँ भी ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 15। और मैंने तो पहले यही गलत लिख दिया। 18 किससे बड़ा है? 15 से। अगर 18 बड़ा है 15 से तो दोनों तरफ -3 को ऐड अगर करूंगा, या एक काम करो, -2 ले लो, -2 को मैं अगर ऐड करूंगा तो इधर 16 हो जाएगा, इधर 14, इधर 13 हो जाएगा। देखो अब भी सिंबल सेम रहेगा। अगर मैं चाहूँ तो सब्ट्रैक्ट भी कर सकता हूँ इसको। 16 इधर, इधर इस 18 में से मैंने -2 घटाया, -2 घटाओगे तो 20 हो जाएगा, 15 में से -2 घटाओगे तो 17 हो जाएगा। देखो अब भी रिलेशन ट्रू है। ठीक, लेकिन नेगेटिव वाले केस में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, करेंगे मगर अगर नेगेटिव नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करी तो ध्यान रखना इसका मुंह रिवर्स हो जाएगा, ये सिंबल बदल जाएगा। ये बात ध्यान रखना मल्टीप्लाई के लिए, चाहे तो चेक कर लो। अगर 18 बड़ा है 15 से और मैंने माइनस से मल्टीप्लाई करी, किससे? माइनस से। 18 दूनी -36, 15 दूनी -30, और मैंने अब भी सिंबल अगर यही रखा तो ये बात गलत होगी। -36 बड़ा होता है क्या -30 से? नहीं होता, -36 छोटा होता है। तो माइनस से मल्टीप्लाई करने पर स्टेटमेंट को ट्रू रखने के लिए आपको मूव होना पड़ेगा। ध्यान रखना, साइन चेंज। अगर ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा, लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा। ऐसे ही डिवाइड में अगर नेगेटिव नंबर से कभी भी इनइक्वलिटी को डिवाइड करोगे तो जो सिंबल था इनिशियली वो अब चेंज हो जाएगा। हाँ ठीक है, चेंज हो जाएगा। इनिशियली सिंबल जो था वो चेंज हो जाएगा। चेक कर लो, मान लो 20 ग्रेटर देन कितना होता है? 14 होता है ना। और मैंने कहा कि इसको -2 से डिवाइड कर दो
तो यहाँ कितना हो जाएगा -10, यहाँ हो जाएगा -7। अब आपको साइन चेंज करना पड़ेगा, -10 छोटा होता है -7 से। तो याद रखना, किसी भी नेगेटिव नंबर से इनइक्वलिटी को मल्टीप्लाई करते टाइम या डिवाइड करते टाइम इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है। ठीक, तो पॉजिटिव नंबर अगर है तो आप मल्टीप्लाई करो बेधड़क, डिवाइड करो, घटाओ या जोड़ो। लेकिन नेगेटिव नंबर को आप जोड़ सकते हो, नो प्रॉब्लम, घटा सकते हो, नो प्रॉब्लम। मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो साइन चेंज करना पड़ेगा। अगर सिंबल ये वाला है तो ये हो जाएगा, ये है तो ये हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू है तो ग्रेटर इक्वल टू हो जाएगा, ग्रेटर इक्वल टू है तो लेस इक्वल टू हो जाएगा। ठीक, यही बात हमारी बुक में लिखी हुई भी है, आप रूल 1 रूल में पढ़ सकते हैं। मैंने बात आपको यहाँ रूल में समझा दी है, एक्सप्लेन करके। तो रूल नंबर 1 लिखता है वो बुक में, इक्वल नंबर में बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड बोथ साइड ऑफ एन इक्वेशन। ठीक है, जो मैंने बताया अभी सॉरी मैं गलत पढ़ रहा हूं, हमको इनइक्वलिटी वाला पढ़ना है, दूसरा वाला, ये वाला। इक्वल नंबर में बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ साइड ऑफ एन इक्वलिटी विदाउट अफेक्टिंग द साइन ऑफ इनइक्वलिटी। इक्वल नंबर को बोथ साइड ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग द साइन ऑफ इनइक्वलिटी। इक्वल नंबर को दोनों तरफ ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, साइन को चेंज किए बिना। लेकिन रूल नंबर 2 लिखा है साथ साथ, बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वलिटी कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइड बाय द सेम पॉजिटिव नंबर। इनइक्वलिटी में हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं पॉजिटिव नंबर से, लेकिन अगर कभी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड किया तो देन साइन ऑफ इनइक्वलिटी इज रिवर्स्ड, तो इनइक्वलिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना। और ये बात बुक में नहीं लिखी हुई, वैसे हमको जरूरत पड़ेगी भी नहीं, फिर भी बताता हूं, अगर कभी ए ग्रेटर देन या लेस देन बी है और आपने इसको अगर रेसिप्रोकल करा, रेसिप्रोकल, ए को बनाया 1/a, बी को बनाया 1/b, तो भी साइन चेंज होगा, तो भी रिवर्स हो जाएगा। मान लो 3/2 जो है ग्रेटर देन किससे होता है, 1/2 से। ये डेढ़ है, ये 0.5 है, बड़ा होता है ना। इसको अपना रेसिप्रोकल अगर करोगे, रेसिप्रोकल करोगे तो भी साइन चेंज हो जाएगा, 2/3 अब छोटा हो जाएगा 2 से। तो रेसिप्रोकल में भी साइन चेंज होते हैं, हम पढ़ेंगे वैसे क्वेश्चन करते टाइम। फिलहाल मैंने आपको ये बात समझा दी। ठीक है, अब 2-3 बातें बस छोटी छोटी बता देता हूं, फिर हम इस वीडियो को बंद करते हैं। इसको नोट कर लेंगे पहले। अब कुछ नहीं है, क्लास 11th में, इसी क्लास में हमने चैप्टर 1 पढ़ा था, सेट। तो जरा उस चैप्टर की दो तीन बातें हैं। वैसे तो मैं कहूंगा कि आप पहले जाके वो वीडियो शायद 1.3 की थी, जरूर देख लेना एक बार, फिर भी मैं आपको बता दूं क्योंकि यहाँ पर उसकी जरूरत पड़ने वाली है। एक तो देखो, आपको एन पता हो, नेचुरल नंबर का सेट होता है। मैं यहाँ पर ज्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगा, आप जाके वीडियो देख लेना, मेरी चैनल मिल जाएगी आपको सेट में। ठीक है, जेड क्या होता है, होल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स क्या होते हैं, ये बात आप जरूर 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 देख लेना। क्वेश्चन करते टाइम आपको बहुत दिक्कत आने वाली है। जेड और आई यानी कि इंटीजर। ठीक है, एन मतलब नेचुरल नंबर, जेड का हो या आई इंटीजर, डब्ल्यू होल नंबर और आर मतलब रियल नंबर, ये बात आपको पता हो। दूसरी बात, हमने पढ़ा था ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल, और हमने पढ़ा था क्लोज्ड इंटरवल। ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल का कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो कि ओपन इंटरवल में सिंबल ये वाला यूज करते हैं, उसका क्या मतलब है। क्लोज सॉरी ओपन इंटरवल में सिंबल ये वाला यूज करते हैं, इसका मतलब क्या है। क्लोज इंटरवल में सिंबल ये वाला यूज करते हैं, इसका क्या मतलब है। अगर लेफ्ट हाफ ओपन है तो इसका क्या मतलब है, अगर लेफ्ट क्लोज है तो इसका क्या मतलब है। ये सब बात आपको पता, इंटरवल की जानकारी आपको जरूर जरूर होनी चाहिए। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि इनकी जरूरत पड़ने वाली है, बहुत ज्यादा पड़ने वाली है। तो प्लीज चैप्टर 1 में जाएं, सेट थ्योरी में। शायद 1.2 या 1.3 में मैंने डिटेल में समझाई दी है बातें, जाकर जरूर देख लेना एक बार। दूसरी बात, क्वेश्चन में क्या होगा, जब हम चैप्टर करेंगे अपना आगे आगे, तो क्या होगा, एक सेकंड। तो याद रखना, क्वेश्चन जब हम करेंगे ना, तो हमारे पास कभी भी क्वेश्चन में ऐसा आएगा कि आंसर बताओ, मतलब ऐसा आएगा कि आंसर बताओ कि अगर f बिलोंग करता है n से, आंसर बताओ अगर f बिलोंग करता है i से, आंसर बताओ अगर f बिलोंग करता हो z से, आंसर बताओ अगर f बिलोंग करता हो रियल नंबर से। तो z और i तो एक ही बात हो जाएगी ना। यहाँ पे मुझको w लिखना था। तो जब जब क्वेश्चन इन में आएगा, ध्यान सुनना, बहुत गहरी बात बता रहा हूँ, जब जब क्वेश्चन इन में आएगा कि x बिलोंग करता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर से, या x बिलोंग करता है सेट ऑफ इंटीजर से, या x बिलोंग करता है सेट ऑफ होल नंबर से, तब आपको अपना आंसर, तब आपको अपने क्वेश्चन का आंसर सेट की फॉर्म में देना है। सेट जो पढ़ा था हमने, चैप्टर 1 में पढ़ा था, तब आपको अपना आंसर सेट की फॉर्म में देना है। ये बात लिख लो, देना है। ठीक है,
और अगर आपका क्वेश्चन रियल नंबर में है तो आपको आंसर इंटरवल में देना है, क्लोज हो या ओपन हो जैसा ही बन के आएगा, तो आपको अपना आंसर इंटरवल में देना है। ठीक है, तो जब तक क्वेश्चन नेचुरल नंबर के लिए करेंगे या इंटीजर के लिए करेंगे या होल नंबर के लिए करेंगे, तब तक अपना आंसर हम सेट की फॉर्म में देंगे, इस तरह से बना के देंगे, वैल्यू लिख के, है ना, इस तरह बना के देंगे सेट की फॉर्म में। और जब जब हमारा आंसर रियल नंबर में आएगा, क्योंकि रियल नंबर वी कैन नॉट राइट रियल नंबर एंड इन द फॉर्म ऑफ ए सेट, हम किसी रियल नंबर को सेट की फॉर्म में लिख ही नहीं सकते, तो उसको तो हमको क्लोज्ड इंटरवल में या ओपन इंटरवल में या लेफ्ट क्लोज्ड इंटरवल में या फिर राइट क्लोज्ड इंटरवल में देना पड़ेगा ना आंसर। ठीक है, बाकी प्रैक्टिस आपको मैं क्वेश्चन में करा ही दूंगा, ये सब जानकारी आपको होनी चाहिए। तो वैसे तो मैंने पूरी कोशिश करी है कि अच्छा, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन बस यही है, अब तो केवल क्वेश्चन 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 करने हैं, एग्जांपल्स करेंगे, एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करेंगे, मिसमैच के एग्जांपल करेंगे, मिसल के सॉल्यूशन करेंगे। तो वैसे तो मैंने सारी बातें इंट्रोडक्शन बता दी है, फिर भी अगर कोई बात रह गई होगी तो उसकी हम कवर करेंगे एग्जाम्पल्स में। ठीक है, और इस सारी बातों को अच्छे से एक बार पढ़ लेना बहुत ध्यान से, मैंने वैसे सारी बातें यहाँ बता दी हैं जो यूज होने वाली है, फिर भी अगर कुछ बात रह गई होगी, छूट गई होगी बाई चांस, तो हम उसको एग्जाम्पल में कवर कर लेंगे, एक्सरसाइज में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जैसा भी इस वीडियो के बारे में कमेंट फील किया हो, कमेंट करके जरूर जरूर बताना, अपने फ्रेंड को शेयर करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मिस एक्सरसाइज कौन सी है ये न्यू बुक के हिसाब से 5.1 के एग्जाम्पल्स के सॉल्यूशन में। थैंक यू।